नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है दलित वर्ग के कल्याण हेतु प्रयास। इससे पिछली क्लास में हमने दलित वर्ग की जो अवधारणा है, अर्थ है, उसके बारे में और साथ ही समाज में दलित वर्ग के ऊपर या अनुसूचित जातियों या अस्पृश्य जातियों के ऊपर जो विभिन्न निर्योग्यताएं लागू की गई समाज के द्वारा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने देखा कि विभिन्न निर्योग्यताओं के कारण दलित वर्ग की जो स्थिति थी समाज में, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, वो बहुत अधिक निम्न हो गई, बहुत अधिक कमज़ोर हो गई। तो इस कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में दलित वर्ग की जो स्थिति थी, निम्न स्थिति थी या दयनीय स्थिति थी, उसको ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न प्रयास, संवैधानिक प्रयास किए गए, विभिन्न संगठनों के द्वारा प्रयास किए गए। तो उन प्रयासों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संवैधानिक प्रावधान। तो संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान किए गए हैं जिनके द्वारा अस्पृश्यता निवारण और पिछड़े वर्गों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग, उसके जन्म स्थान, इनमें से किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा और सार्वजनिक या मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने या जो सार्वजनिक स्थान है जैसे कि कुएं, तालाब, सड़कों आदि के प्रयोग के लिए किसी को नहीं रोका जा सकेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है, समाप्त की गई है अस्पृश्यता को, और किसी भी रूप में उसका जो प्रचलन है वो निषिद्ध किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 के आधार पर अस्पृश्यों की जो व्यावसायिक निर्योग्यताएं थी उसको समाप्त किया गया है और उन्हें किसी भी प्रकार के व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कि जो दलितों के ऊपर जो व्यावसायिक निर्योग्यता थी, पहले आर्थिक निर्योग्यता के अंतर्गत उन्हें अपने जो परंपरागत जो व्यवसाय थे उनको छोड़कर किसी अन्य व्यवसाय को वो नहीं अपना सकते थे। लेकिन संविधान के द्वारा ये जो उनके व्यावसायिक निर्योग्यताएं थी उनको समाप्त कर दिया गया और अब वे किसी भी प्रकार के व्यवसाय को अपना सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 25 में हिंदुओं के जो सार्वजनिक धार्मिक स्थान थे वो सभी जातियों के लिए खोल दिए गए हैं और कोई किसी भी जाति का व्यक्ति उनमें जा सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य के द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी नागरिक को धर्म, उसकी जाति, वंश और भाषा के आधार पर प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। इसी प्रकार अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य दुर्बलतर लोगों, जिनमें कि अनुसूचित जातियाँ, आदिम जातियाँ आती हैं, उनकी शिक्षा संबंधी और आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय और शोषण से उनको बचाएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 330, 332 और 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए संविधान लागू होने के 20 वर्ष तक लोकसभा, विधानसभाओं, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों में उनके लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं और बाद में ये अवधि विभिन्न स्तरों में बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 146 और 338 के अनुसार अनुसूचित जातियों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के लिए राज्य में सलाहकार परिषदों और अलग अलग विभागों की स्थापना करने का भी प्रावधान किया गया है। इस प्रकार
संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत दलित वर्ग के कल्याण के लिए विशेष सुविधाएं या कानून के अनुसार प्रदान की गई है। नेक्स्ट है शिक्षा संबंधी सुविधाएं। तो दलित वर्ग जो कि शिक्षा से काफ़ी समय तक वंचित रहा, उनको शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और अब देश के सभी जो सरकारी शिक्षण संस्थान हैं उनमें अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार संघीय लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो अखिल भारतीय और अन्य केंद्रीय सेवाओं की परीक्षा की तैयारी के लिए अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र और राज्यों के लोक सेवा आयोगों के द्वारा ली जाने वाली जो परीक्षा है उसकी पूर्व तैयारी के लिए पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिनमें कि अनुसूचित जातियों या दलित वर्ग का जो कोई भी विद्यार्थी उनमें निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है परीक्षा के लिए। इसी प्रकार विभिन्न जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए विभिन्न जो छात्रवृत्तियां हैं उनकी व्यवस्था भी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए की गई है। नेक्स्ट है विधानमंडलों और पंचायतों में प्रतिनिधित्व। संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों की जो विधानसभाएं हैं और पंचायतों में स्थान आरक्षित किए गए हैं, जिनसे कि उनमें राजनीतिक जो चेतना है वो निरंतर बढ़ रही है और इन जो राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व उन्हें प्राप्त हुआ है उनका वो लाभ उठा रहे हैं और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है कल्याण और सलाहकार संगठन। केंद्र एवं राज्यों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अलग अलग विभागों की व्यवस्था की गई है। कई राज्यों में तो अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर विभिन्न अलग पृथक से इनके लिए मंत्रालय की स्थापना की गई है। इसी प्रकार कुछ राज्यों ने भी राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई हैं और वर्तमान में अनेक जो ऐच्छिक संगठन हैं उनके द्वारा भी अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व। अनुसूचित जाति के लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने और उच्च जाति के लोगों के संपर्क में आने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नौकरियों में उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। जैसे कि खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर की जाने वाली नियुक्तियों में 15% और अन्य प्रकार से की जाने वाली नियुक्तियों में 16% स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। इसी प्रकार तीसरी और चौथी श्रेणियों में सीधी नियुक्तियों के लिए, जिनमें कि सामान्य रूप से स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवार आते हैं, राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों की संख्या के अनुपात में उनके लिए स्थान आरक्षित सुरक्षित किए गए हैं। और सरकारी नौकरी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों के सदस्यों की जो आयु सीमा है और योग्यता संबंधी जो मानदंड है उनमें भी विशेष प्रकार की छूट इस वर्ग को प्रदान की गई है। और राज्य सरकारों के द्वारा भी इन लोगों के लिए नौकरियों में स्थान सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर अनेक नियम बनाए गए हैं। नेक्स्ट है आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास। अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा उन्हें विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान की गई है। और कृषि और उद्योगों के क्षेत्र में अस्पृश्यों को आगे बढ़ाने का उन्हें विभिन्न अवसर दिए गए हैं। और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत उन्हें ऐसे लोगों को जो भूमिहीन लोग हैं
दलित वर्ग के उन्हें भूमि भी दी गई है और इन लोगों को शोषण से बचाने के लिए इनके लिए सहकारी समितियों की व्यवस्था भी की गई है। और साथ ही इस वर्ग के लोगों के लिए कुटीर उद्योग धंधों में लगाने के लिए जो ऋण सुविधा है, प्रशिक्षण है, उनको ऋण प्रदान करने और अनुदान का जो प्रबंध है वो भी किया गया है। तो इन सब प्रावधानों से दलित वर्ग की जो स्थिति है वो पहले की अपेक्षा उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और धीरे धीरे या निरंतर हम कहें तो दलित वर्ग की जो स्थिति है समाज में वो निरंतर सुधरती जा रही है, उसमें सुधार आता जा रहा है। और दलित वर्ग के लोगों में अब जो शिक्षा संबंधी चेतना है या जो राजनीतिक चेतना है वो बहुत अधिक आ गई है और जिस कारण इस वर्ग के जो लोग हैं वो समाज में अब उच्च स्थानों पर पहुंच रहे हैं और समाज में अपनी जो परिस्थिति है वो पहले की अपेक्षा जो समाज में उनकी परिस्थिति है वो बहुत अधिक अच्छी हो गई है। और विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप इस वर्ग के लोगों में जो जागरूकता आई है उस जागरूकता के कारण ये लोग अब स्वयं आगे आ रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो और सभी क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में ये लोग उन्नति कर रहे हैं।